वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? मैं हूं स्वर्णजीत रोशन, आपका एसआर सर। आज मैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के तीसरे क्लास के साथ यहाँ उपस्थित हूं। और आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो बेसिक चीजें और सम निकालने का फॉर्मूला सीख लिया था, बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग इसके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक प्रॉपर्टीज, कोई भी तीन टर्म को एज्यूम करने वाला, जैसे मैं बोलूं कि एपी के तीन टर्म का सम 15 है और उसका प्रोडक्ट 25 है, तो बताइए एपी क्या होगा। तो यहां पर एपी के मैं तीन सा टर्म कौन सा ऐसा सपोज करूं, ऐसे चार टर्म पांच टर्म, तो इसको सपोज करने का मैं एक जनरल तरीका बताने वाला हूं। इसके साथ साथ अर्थमेटिक मीन और बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आपको भी इन टॉपिक पे प्रॉब्लम है तो ये सही क्लास में आप आ चुके हैं। यहाँ पे मिलता है आपको सबसे बेस्ट क्लास, वो भी बिल्कुल फ्री, और पूरे सिलेबस कवर होता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। और सबसे पहले हम लोग एपी के कोई भी तीन टर्म को एज्यूम कैसे करें। तो जैसा आप जानते हैं कि अगर आप कोई एपी को लिखना चाहते हैं, राइट, तो अगर आप कोई एपी लिखना चाहते हैं तो आप एपी को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ये बात समझिएगा। तो आप बोलोगे सर एपी को लिखने के लिए ये कौन सी बड़ी टेंशन की बात है। एपी तो हम लोग जानते हैं कैसे लिखना है, कि पहला टर्म को हम लोग ए लिखते हैं, अगले टर्म को लिखते हैं ए प्लस डी, उसके अगले टर्म को लिखते हैं a प्लस टू डी, फिर अगले टर्म को लिखते हैं a प्लस थ्री डी। और इस तरीके से आप एपी के एन टर्म को भी पूरा लिख सकते हैं। और एन टर्म के लिए क्या होता है, a प्लस, हर अगले टर्म में एक एन कम होता है तो एन माइनस वन इंटू डी। तो हम लोग तो ऐसे एक एपी को लिख सकते थे, राइट। बट अगर मुझे तीन टर्म एपी का, कोई भी अगर तीन जनरल टर्म अगर एपी का मुझे अगर सपोज करना पड़े, तो ऐसे तो नहीं करेंगे। ऐसे करने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी हो सकता है। तो हमें एपी का वो तीन टर्म कैसे सपोज करना चाहिए। तो एपी के तीन टर्म को सपोज करने से पहले आपको यह देखना होगा कि इसका बेसिक डेफिनेशन क्या था, कि दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। इसके अलावा आप पूरे एपी के टर्म को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के रिलेशन में ही लिखें। तो इसके लिए अगर आपको तीन एपी के टर्म को लेने हैं तो आप क्या सपोज कर लो, पहला टर्म को सपोज कर लो ए, और अगले टर्म को सपोज करो ए प्लस डी, और इसके एक पहले और टर्म को सपोज करो ए माइनस डी। ये मैंने जो तीन टर्म सपोज किया एपी का, इसको लेने के फायदे क्या है अभी मैं आगे क्वेश्चंस में कराऊंगा। जैसे मैं बोलूं कि एपी के तीन टर्म का सम 25 है, तो बताइए एपी का फर्स्ट टर्म क्या रहा होगा। तो अगर आप उस समय एपी का ये तीन टर्म को सपोज कर लो या ये तीन टर्म को सपोज करोगे, तो वहां पर आप ए का वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये तीन टर्म को सपोज करोगे तो आप जेन्युइनली फाइंड आउट कर पाओगे। जैसे मैंने कहा कि एपी, एक क्वेश्चन मैं लेके बताता हूं कि एपी के थ्री टर्म, एपी के थ्री टर्म का सम 18 है ना। तो ए क्या होगा, यानी फर्स्ट टर्म क्या होगा। तो ये अगर लेट कर लिया था आपने कि ये एपी के तीन टर्म है, तो तीनों को ऐड कर दो, ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी। और इन तीनों को ऐड करने पर क्या मिलना चाहिए, 18। और यहां देखोगे एक माइनस डी और एक प्लस डी से कट जाएगा, और थ्री टाइम ए इज इक्वल टू 18, यहां से ए इज इक्वल टू 18/3 यानी 6 होगा। यानी फर्स्ट टर्म जो होगा वो 6 होगा। अब आगे का टर्म आप निकाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग, राइट। यहां से आप डी नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। लेकिन बात यहां जब आती है ना कि अगर आप ये तीन को फाइंड आउट, अगर सम को लेते, तो अगर मान लो ए प्लस डी और ए प्लस टू डी, अगर ये सपोज करते तो तीनों को जोड़ने पर 18 आता। और इसको जोड़ो तो 3a प्लस थ्री डी, 3a प्लस थ्री डी आएगा इज इक्वल टू 18। यहाँ तो ए और डी के टर्म में एक रिलेशन मिल गया, हमने ए को नहीं फाइंड आउट कर पाया। तो हमें ऐसा कुछ सोचना होगा जिससे हमें वो चीजें साफ साफ मिले। अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या ये जो तीन टर्म आपने सपोज किया है या एपी में है,
तो ये चेक करने का तरीका क्या है कि कोई भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस अगर आप लो तो सेम आना चाहिए। तो ए माइनस डी करके देखो, तो ए माइनस ए और प्लस डी तो कटेगा तो क्या मिल गया आपको, कॉमन डिफरेंस तो मिल गया डी। अब यहां भी देख करके देखो कि ए प्लस डी और उनमें से ए माइनस करोगे तो ए प्लस डी माइनस ए, तो यहां से भी मिल गया डी। यानी कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम है। इसका मतलब ये दोनों तीनों टर्म जो है वो एपी का है। तो कभी भी अगर आपको तीन टर्म एपी में अगर सपोज करने हो तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी ही सपोज करिएगा। ये तो हो गया ऑड नंबर में। अगर आपको इवन नंबर में सपोज करना हो तो जैसे चार टर्म सपोज करना हो तो कैसे करेंगे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया बदलना पड़ेगा। और एक होता है ए माइनस डी, ए प्लस डी, तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस हो गया, दो टर्म में ये होता है दो टर्म, ठीक है। तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, बोलोगे ए प्लस डी माइनस ए माइनस डी, तो यहां से करोगे तो ए प्लस डी माइनस ए और माइनस माइनस प्लस डी, तो दिस विल बी 2d। यानी इनके बीच में 2d का डिफरेंस है, तो अगला टर्म जो भी लोगे उसमें 2d का होना चाहिए। तो क्या मिलना चाहिए, a प्लस 3d होगा, तभी तो दोनों के बीच में 2d का डिफरेंस होगा। और इसके पहले भी करोगे तो a माइनस 2d होगा। अब ये चारों टर्म को ध्यान से देखिए तो एपी में है, और इन चारों टर्म को अगर ऐड करोगे तो d वाला कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ a वाला टर्म बचेगा, और आप बहुत आसानी से उसको क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है कि नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको इवन नंबर ऑफ टर्म सपोज करना हो, इवन नंबर ऑफ टर्म को अगर आपको सपोज करना हो, इवन नंबर ऑफ टर्म को सपोज करना हो तो अलग रूल लगाना होगा, और ऑड नंबर ऑफ टर्म को सपोज करना हो तो अलग रूल लगाना होगा। ठीक है, चलो तो एक काम जल्दी से हम लोग करते हैं यहां से। जी बिल्कुल। जैसे अगर आपका ऑड नंबर ऑफ टर्म अगर आपको चूज करना हो, ऑड नंबर में जैसे या तो तीन टर्म चूज करना हो, या पांच टर्म चूज करना हो, सात टर्म, नाइन टर्म, ऐसे टर्म अगर चूज करना होगा आपको तो आप कैसे करेंगे, तो आप पहले ए से स्टार्ट करेंगे और कॉमन डिफरेंस डी का रखेंगे। तो एक बार ए प्लस डी, ए माइनस डी, अगला और पांच टर्म करना होगा तो अब यहां पर ए प्लस टू डी हो जाएगा, और यहां से करोगे तो a माइनस टू डी। तो देखो अभी भी सब एपी में है, लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ टर्म को अगर आपको सपोज करना हो, इसके आगे और ऐसे बढ़ा सकते हो, राइट। बट पैटर्न देखना है, अगर ऑड नंबर से स्टार्ट करना है तो a रखना है, और उसके बाद सिर्फ d का कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो सिर्फ d का होना चाहिए, याद रखिएगा तो आसान होगा। अगर इवन नंबर में करना हो तो आपको 2d का कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, किसका, 2d का। तो यहाँ 2d का डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो a प्लस 3d हो जाएगा, तभी तो 2d का होगा, a माइनस 3d हो जाएगा, और ऐसे करके इधर भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा। यानी यहाँ जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 2d के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब अगर कभी भी आपको एपी का दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, पांच टर्म ऐसे सपोज करना हो तो आप अगर ऑड होगा तो इस टर्म में लेना है, और इवन होगा तो इस पैटर्न में लेना है। चलिए इसी से रिलेटेड एक मैं आसान सा क्वेश्चन आपको कराता हूं। यहाँ क्या दिया है देखो, कि सम ऑफ थ्री टर्म्स इन एपी इज 33। एपी के तीन टर्म का सम जो है वो 33 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1155। फाइंड द टर्म्स, वो तीनों टर्म बताइए क्या होगा। तो लेट कर लो पहले थ्री टर्म्स कौन होंगे, लेट थ्री टर्म्स ऑफ एपी, थ्री टर्म्स ऑफ एपी। एपी का वो तीन टर्म को आप सपोज करो, तो एपी के वो तीन टर्म मान लो, पहला मैंने कहा जब तीन लेते हैं तो ए से स्टार्ट करते हैं, और a प्लस डी यानी कॉमन डिफरेंस d का होना चाहिए। देखो d का डिफरेंस अभी सिखाया, और क्वेश्चन में कहता है कि इन तीनों को ऐड कर दो, तो ऐड करो a माइनस डी प्लस ए और a प्लस डी, इन तीनों को ऐड करके बोला गया क्वेश्चन में ये 33 है। पहला बात समझ आ गया। और एक बात और बोला गया है कि दोनों तीनों को प्रोडक्ट कर दो, यानी a इंटू ए माइनस ए माइनस डी और a प्लस डी, इन तीनों को प्रोडक्ट कर दोगे तो ये 1155 होगा। क्लियर है बात, बोलोगे बिल्कुल सही है। अब इनको ऐड करोगे ध्यान से तो देखोगे माइनस डी से डी कट जाएगा, और ये मिलेगा 3 टाइम्स a
इज इक्वल टू 33 विच इंप्लाई ए इज इक्वल टू 11। तो यहां से तो ए मिल गया ऐसा सपोज करने से। अब इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ए का वैल्यू जैसे पुट करोगे 11, है ना, तो 11 पुट करोगे तो हो जाएगा कितना कि ए माइनस डी, ए प्लस डी इंटू 11 इज इक्वल टू 1155, 1155। 11 से अगर डिवाइड कर दोगे तो 11 वन जा 11, 11 5 जा 55। तो ये हो गया हमारा बहुत आसान से। अब देखो, अब डी आपको पता, ए पता चल गया ना आपको कितना 11, तो 11 माइनस डी हो जाएगा और ये 11 प्लस डी हो जाएगा इज इक्वल टू 105 हो गया ना 105। अब इसको सिंप्लीफाई करके जल्दी से बताओ तो क्या मिलेगा। आपको एक आइडेंटिटी याद होगा कि a माइनस बी और a प्लस बी, इन दोनों को प्रोडक्ट करने पे हमेशा हमको a होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर मिलता है। क्या आपको ये बात पता है या नहीं है। आइडेंटिटी मैंने कराया था तो ऑब्वियसली आपको पता होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर 121 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 105, यानी 121 माइनस 105 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। और यहां से घटाओगे तो कितना हो जाता है बताओ। तो 15 14 16, 16 4 20, हाँ, तो यहां से 16 बचेगा इज इक्वल टू डी स्क्वायर विच इंप्लाई डी जो होगा वो प्लस माइनस 4 होगा। यानी आपको दो अलग अलग एपी मिलने की संभावना है। यानी अगर आप a इज इक्वल टू 11 पुट करो और d इज इक्वल टू 4 पुट करो तो एक एपी मिलेगा, और a इज इक्वल टू 11 पुट करो और d इज इक्वल टू माइनस 4 पुट करो तो और एपी मिलेगा। इसका वैल्यू एक बार पुट करोगे ये वाला तो एक अलग एपी मिलेगा, और एक बार ए और डी का ये वैल्यू पुट करोगे तो अलग एपी मिलेगा। यानी इसके दो आंसर पॉसिबल हैं। समझ आया कि नहीं आया जी। तो ये बहुत आसान कंसेप्ट था, हमेशा एग्जाम में आता है। अभी हम लोग लेके चलते हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है। तो मान के चलते हैं हम लोग अरिथमेटिक मीन जब भी आपको समझना हो तो ये सिंपल एवरेज के जैसा इसका कंसेप्ट होता है। तो मान लो एक नंबर है ए, एक नंबर है कैपिटल ए और एक नंबर है बी, और अगर ये तीनों एपी में है ना, these three if these three are in AP, are in AP, अगर ये तीनों एपी में है तो जो अर्थमेटिक मीन होता है, अर्थमेटिक मीन जो होता है उसे हम लोग ए को कहते हैं। देन अर्थमेटिक मीन किसको बोलते हैं, ए को। और ए को निकालने का क्या तरीका है कि जो बाकी जो दो टर्म है उनको जोड़ के और दो से डिवाइड कर दोगे तो ये उसका अर्थमेटिक मीन हो जाता है। अब बोलोगे ये हुआ कैसे, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो ये बहुत इजी इसका प्रूफ है। देखो कैसे, अगर ए और बी अगर ये एपी में है तो आपको पता है कि ए माइनस ए जो होगा वो डी के बराबर होगा, यानी कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा, और ये कॉमन डिफरेंस जो होगा बी माइनस ए के बराबर होगा। बोलोगे जी यानी a माइनस ए जो होगा वो b माइनस ए के इक्वल होगा। बोलोगे बिल्कुल सर, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो इधर तो हो जाएगा a और इधर जाएगा तो ये तो प्लस ए, ट्रांसपोज कर देना है हमको और बस ये। तो यहां से क्या मिल गया हम लोगों को, यहां से मिल गया 2 टाइम कैपिटल A इज इक्वल टू a प्लस बी, और सो कैपिटल A जो होता है वो a प्लस बी और डिवाइडेड बाय 2। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई दो नंबर दिया हुआ है और उसके बीच में अगर कोई अरिथमेटिक मीन निकालना है, क्योंकि अरिथमेटिक मीन जो होता है एवरेज होता है, और आपको पता है कि एवरेज जो होता है दो नंबर के मिडिल में ही लाए करता है। इसका मतलब एक नंबर इसके पहले होगा और इसके बाद होगा, बीच में होता है। तो अगर मैं बोलूं कि 5 और 6 के बीच में एक, आप क्या करो, एक अरिथमेटिक मीन नंबर डाल के बताओ। तो आप इसको निकालने के लिए क्या उपाय करना बोला मैंने कि 6 प्लस 5 बाय 2 कर दोगे, यानी 11 बाय 2, कहने का मतलब 5.5, यानी 5.5 होगा, वो 5 और 6 का अरिथमेटिक मीन होगा। क्लियर है बात। चलिए अब दो चार क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ -5 एंड 41। करना कुछ नहीं है, इसके बीच में अरिथमेटिक मीन बताना है। तो आपको पता है कि अगर इनको सॉल्व करना है तो दोनों को जोड़ दिया जाए और 2 से डिवाइड कर दिया जाए। तो 11 में 5 जाएगा तो 6 हो जाएगा 36, और 36 बाय 2 दैट मीन भी 18। तो 18 जो होगा -5 और 41 का अरिथमेटिक मीन होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 में ये 3x माइनस 2y है और 3x प्लस 2y का अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो दोनों को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए और सिंपली 2 से डिवाइड कर दिया जाए। तो आप इसको जब ऐड करोगे तो 2y से 2y कट जाएगा, 3 और 3 क्या होता है 6x बाई 2, सो दिस विल बी 3 टाइम्स x। तो ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। सेम तरीके से अब ये तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि m प्लस एन का होल स्क्वायर एंड m माइनस एन का होल स्क्वायर, इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, आप लोग घर में एक बार जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को देखते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी मैं लेके बताता हूं कि अगर मान लो, है ना, अगर मान लो कि 2, मान क्या लो 2 4 6 8 10, है ना, 12, अगर ये मान लो एपी है ना, ये क्या है एपी में है या नहीं है, पहले तो आप ये तय करके बताओ। बोलोगे 2 4 6 8 10 12 जो है ये एपी में है, क्योंकि कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म लगातार टर्म का डिफरेंस लोगे दैट विल बी ऑलवेज इक्वल, और ऐसे सीक्वेंस को हम लोग तो अर्थमेटिक क्या बोलते हैं, सीक्वेंस या प्रोग्रेशन कहते हैं। अब बात यह है कि पहला अगर हम लोग बात करें पहले प्रॉपर्टी की, अगर हम लोग बात करें तो कहते हैं कि अगर सारे टर्म में कुछ ऐड कर दिया जाए, है ना, लेट मान के लो कि वन, अगर है ना कि वन शुड बी एडेड, वन शुड बी वन शुड बी एडेड टू ईच टर्म, वन शुड बी एडेड टू ईच टर्म, देन AP, then given AP, and then given sequence, है ना, then given sequence again in AP, again in AP करके देख लो। अगर हर में एक जोड़ दो तो 2 एक जोड़ोगे 3 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, 10 और 1 11 हो जाएगा, 12 और 1 13 हो जाएगा। अभी देख लो 5 और 3 का डिफरेंस 2, 7 और 5 का डिफरेंस 2, 8 और 7 का डिफरेंस 2, यानी 2 लगातार अभी भी ये है। इसका मीनिंग ये हो गया 1 क्यों सर, आप कोई भी वेरिएबल इसके जगह पे ऐड कर लोगे तो भी, यानी कोई भी नंबर अगर आप, बट हर एक टर्म में सेम नंबर ऐड करना है। सेम तरीके से अगर आप हर एक टर्म में सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी दिया गया जो टर्म होगा वो एपी में होगा। समझ आया कि नहीं आया, बोलोगे बिल्कुल आ गया होगा, क्लियर है कि नहीं जी। अब अगर मैं बोलूं कि सेम ऐड के जगह पे अगर मैं सब्ट्रैक्ट की बात कर लूं, क्या सब्ट्रैक्ट की बात करूं करूं तो भी ये सही है। अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करूं कि अगर मैं हर एक टर्म में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, अगर सेम नंबर से सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नया एक सीक्वेंस मिलेगा वो सीक्वेंस भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, अगर शुरुआत वाला सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो। चौथा नंबर में अगर डिवाइड कर दें तो क्या होगा, डिवाइड कर दें तो क्या होगा, डिवाइड कर दोगे तो भी रहेगा। और इस 4 प्रॉपर्टी अगर आप माइंड में रखते हैं तो जल्दी से आप ये सवाल सॉल्व करके बताइए इसके बेसिस पे। कहता है कि अगर ए बी सी एपी में है तो प्रूव करके बताइए कि बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी भी एपी में होगा। बहुत शानदार सवाल है। अभी जो मैंने प्रॉपर्टी बताया अगर वो आपके माइंड में है तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चंस में दिया गया उसको एक बार नोट डाउन कर लो। गिवन क्या है कि ए बी सी आर इन एपी, आर इन एपी, ये आपको गिवन है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, आई होप, मैं ऐसा सोचता हूं। अब आपको प्रूव करना है कि बी प्लस सी प्लस सी और ए प्लस बी का ऐसा जो है, तो आप ध्यान से देखोगे हर एक टर्म में ये जो प्रूव करना है बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी, यानी इसी को हमको ऐसा कुछ ऐड करके इसमें क्या ऐसा ऐड कर दें, बट एक बात ध्यान रखना है कि जब भी ऐड करेंगे तो हमें हर एक टर्म में सेम चीज ऐड करना होगा। तो बोलोगे इसमें सर ए मिसिंग है, इसमें सर बी मिसिंग है और इसमें सर सी मिसिंग है, बोल रहे होगे, बोलोगे जी। तो अगर मान लो सर अगर मैं कि इफ
है ना, वी सब्ट्रैक्ट, है ना, ए प्लस बी प्लस सी इन ईच टर्म। देखो मैंने क्या किया कि ए प्लस बी प्लस सी जो है तीनों टर्म में सब्ट्रैक्ट कर देगा तो भी ये एपी में होगा। अभी मैंने प्रॉपर्टी बताया था आपको, तो कर दो, यानी ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी, बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी एंड सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ये भी क्या होगा, ऑल्सो इन एपी। ये भी एपी में होगा या नहीं होगा, पहले ये कंफर्म बोलोगे बिल्कुल होगा सर, क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि अगर पहले से कोई एपी में है और उसमें अगर कोई टर्म ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो सेम टर्म सेम नंबर से हर एक टर्म में, देन द रिजल्टेंट सीक्वेंस जो होगा वो भी एपी में ही होगा। तो अब इसे जरा बताओ क्या मिल रहा है, तो बोलोगे सर यहां से माइनस बी माइनस सी बचेगा, यहां से माइनस ए, यहां से ये बच रहा ना, हाँ नहीं, ए कट गया तो बी और सी बच गया, यहां से बी कटेगा तो ए और सी बच जाएगा। ए और सी बच जाएगा, और यहां से क्या बचेगा भाई, सी कट जाएगा तो माइनस ए माइनस बी बचेगा। बोलोगे सर हमें तो प्रूफ कुछ और करना था, हमारे पास कुछ और आ गया। बोले कोई बात नहीं, माइनस वन सबसे कॉमन निकाल दो तो हो जाएगा ये बी प्लस सी। ध्यान से देखो, यहां पे माइनस कॉमन निकाल दोगे तो हो जाएगा ए प्लस सी, और यहां से माइनस कॉमन निकाल दोगे तो हो जाएगा ए प्लस बी। और जब ये एपी में है तो ये भी एपी में होगा और ये भी एपी में होगा। अगर माइनस वन से डिवाइड कर दे, डिवाइडिंग बाय माइनस वन, सबको माइनस वन से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा ये बी प्लस सी, ये हो जाएगा ए प्लस सी, और ये हो जाएगा ए प्लस बी, और ये भी क्या में हो जाएगा, एपी में। क्यों? क्योंकि अगर सेम नंबर से एपी के टर्म को डिवाइड करेंगे तो दिया गया टर्म भी एपी में होगा। कैसा लगा ये क्वेश्चन, जल्दी से मुझे बताओ। एक क्वेश्चन आपके सामने है बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन करो, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक विच टर्म ऑफ एपी विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो पहला टर्म दिया गया है 105, अगला है 101, थर्ड टर्म है 97। तो ऐसे करते हुए आपको तो ये बात समझ आ गया कि ये धीरे धीरे घट रहा है, तो कभी ना कभी तो नेगेटिव होगा। तो कह रहे हैं कौन सा टर्म नेगेटिव होगा ये बताओ। तो देखो नेगेटिव टर्म होगा तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि nth टर्म जो होगा, nth टर्म विल बी नेगेटिव, nth टर्म जो होगा वो नेगेटिव टर्म होगा। तो निकाल लो भाई, तो nth टर्म क्या होता है, an होता है ना, an होता है, और an क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू एन 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 क्या होता है, ए इंटू डी। और एन नेगेटिव होगा, इसका मतलब ये जो होगा जीरो से क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। यानी एक तरीके से क्या बोल सकते हैं कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन जीरो, है ना, तभी तो एन नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, बोलोगे जी। अब यहां से ए का वैल्यू आपको पता है 105, और n माइनस वन, एन तो नहीं पता, वही टाइम पता करना, और डी जो आपके पास कितना गिवन है, -4 गिवन है, ऑन दिस विल बी लेस देन नेगेटिव। अब ये एक आपका इनइक्वालिटी हो गया। अब इसे सिंपल तरीके से सॉल्व कर दोगे तो आपको आंसर मिलेगा, तो 105 -4n प्लस 4 लेस देन जीरो। तो 105 करोगे तो 109 जो होगा लेस देन इज इक्वल टू 4n। सो 109 बाई 4 लेस ग्रेटर होगा वो n, यानी एक 4 से करेंगे तो 4 दूना 8, और 4 सत्ते 28, और 28 29, 1/4 लेस देन n, यानी n जो होगा 27 और 1/4 टर्म से बड़ा होना चाहिए। तो 27वां टर्म से जस्ट बड़ा टर्म कौन सा होता है, तो बोलोगे सर 28वां टर्म। यानी इस सीरीज का अगर 28वां टर्म निकाल लोगे, और 28वां टर्म क्या होता है, a प्लस 27b, तो यही आपको नेगेटिव टर्म मिलेगा। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर करिएगा और दोस्तों के साथ मिलके इसको देखिए, डिस्कस करिए, और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़िए, रोज रिवीजन करिए और कुछ नया सीखते रहिए।
आप बार बार आके वीडियो देख रहे हैं, सीख रहे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। मिलता हूं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।